नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है, इसको विस्तार से समझेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा। एक और बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा के रखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी नए सारे जो साथी हैं इसमें जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक तीसरा है। इससे पहले दो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे हैं, कायदे से इसको आराम आराम से समझेंगे। कहता है कि भूमंडल पर कई स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि एक ही स्थान पर पूर्व में जलवायु में परिवर्तन होते रहे हैं। किसी एक स्थान पर जो जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा। इसी जलवायु में परिवर्तन की व्याख्या के लिए वेगनर द्वारा उस समय उपलब्ध जो भी जलवायु विज्ञान से रिलेटेड जो भी डाटा थी, पूर्व वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूशास्त्र इत्यादि के प्रमाण के आधार पर जिस सिद्धांत का वेगनर के द्वारा प्रतिपादन किया गया उसे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहा गया। अब इन डाटाओं के अनुसार क्या क्या कहा गया है उसको जानेंगे। कहता है कि वेगनर के सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग तक समस्त भूभाग एक स्थल के रूप में संलग्न था। इसे वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। ठीक है, इसको इस तरह से देखते हैं कि ये आप समझ लीजिए ये महासागर है और जो भूभाग है ये किसी एक जगह समझ लेते हैं कि ये इस तरह से जुटा हुआ था और इसे ही वेगनर ने क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। ठीक है, कहता है कि जब पूरा भूभाग एक जगह इकट्ठा था तो महासागर भी जो है एक ही ओर रहा होगा, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और ये जो विशाल महासागर था इसे वेगनर के द्वारा पैंथालासा नाम दिया गया। दो बातें हम लोगों ने देखा कि वेगनर के अनुसार यह कहा गया कि समस्त भूभाग एक जगह ही था जिसे पेंजिया नाम दिया। फिर कह रहा है कि जब भूभाग एक जगह है तो महासागर एक जगह रहा होगा और उसे पैंथालासा नाम दिया। क्लियर है? आगे कहता है उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया जो पेंजिया का उत्तरी भाग था। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला भाग जो है अपना पेंजिया है। ठीक है, और इसका उत्तरी वाला भाग, ये वाला भाग ऊपर वाला उत्तरी वाला भाग कहता है अमेरिका, यूरोप तथा एशिया जो पेंजिया के उत्तरी भाग का हिस्सा था ये लॉरेशिया को प्रदर्शित करता था। ठीक है, इसे लॉरेशिया नाम दिया गया। वहीं कहता है कि पेंजिया का दक्षिणी भाग जिसमें कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया था, उसे गोंडवाना नाम दिया गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ये पेंजिया हो गया हमारा, इसका उत्तरी भाग लॉरेशिया और ये हो गया गोंडवाना। कहता है वेगनर ने पेंजिया को 3 परतों में विभाजित किया। ठीक है, कौन कौन सी परत देख लेंगे। कहता है ऊपरी परत सियाल के द्वारा निर्मित, मध्य परत सीमा द्वारा तथा निचला परत निफे द्वारा निर्मित माना गया। चूंकि विशाल महाद्वीपीय भाग जिसे पेंजिया कहा गया सियाल परत का बना हुआ माना गया। तो ध्यान रखना है पेंजिया के उत्तरी भाग में क्या आ रहा है, कौन कौन से जो महाद्वीप आ रहे हैं और दक्षिणी भाग में कौन कौन से महाद्वीप आ रहे हैं। आगे कहता है कि 3 लेयर का इसको बना हुआ माना गया, सियाल, सीमा, निफे। फिर कहता है कि विशाल महाद्वीपीय भाग जिसे पेंजिया कहा गया सियाल परत का बना हुआ माना गया जो कि सीमा परत पर तैर रहा था। ठीक है, अतः इसमें गुरुत्व बल एवं उत्प्लावन बल के कारण विभाजन हो गया। ठीक है, कहता है लॉरेशिया एवं गोंडवाना लैंड के विभाजन से बीच में टेथिस सागर का निर्माण हो गया। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये अपना हो गया पेंजिया, ये पूरा हो गया पैंथालासा। अब जो है इसमें जो है एक विभाजन होके एक और भाग इस तरह से टूट गया।
ये जो बीच में है इसे ही टेथिस सागर का नाम दिया गया, ध्यान रखना है। आगे क्या कहता है, जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गया। मतलब आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सभी जो है गोंडवाना लैंड से अलग होकर साइड हो गए। आगे कहता है इसी समय उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर खिसकने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। कहता है कि विभिन्न महाद्वीपों के खिसकने की गति अलग अलग, खास करके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की बात करें, अलग अलग होने के कारण, मतलब नॉर्थ अमेरिका एक अलग मान लेते हैं स्पीड से खसका होगा और साउथ अमेरिका एक अलग स्पीड से वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया, जिस कारण दोनों की गति में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर का आकार एस जैसा हो गया। आगे कहता है महाद्वीपों की विभिन्न दिशाओं में खिसकने तथा विभिन्न महासागरों के निर्माण से पैंथलासा के आकार में कमी आई और पैंथलासा ही प्रशांत महासागर के रूप में परिवर्तित हो गया। ये जो बातें हम लोगों ने लिखी उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समस्त भूभाग एक जगह है जिसको पेंजिया नाम दिया गया, बाकी हमारा पैंथलासा आगे जो है ये दो भागों में बंट गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इसमें जो भी देश आते हैं मतलब महादेश इसमें भी अलग अलग आते हैं। ये हमारा उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। इसी प्रकार से अलग अलग युगों में ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड है इसका विभाजन होके वर्तमान परिदृश्य यहाँ हम लोग देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, भारतीय प्रायद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इस तरह से इसका विभाजन हुआ और महासागरों का जो है निर्माण हुआ। बात करें कि वेगनर के द्वारा अपने सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। क्या क्या साक्ष्य है उनको देख लेते हैं। कहता है अटलांटिक महासागर के तटों के बीच, तटों के दोनों ओर की आकृति इस प्रकार है कि अगर दोनों ओर को मिलाया जाए तो वो एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई तट है और फिर इस प्रकार से कोई तट है तो ये वाला इसमें पूरी तरह से सेट हो जाएगा। आगे कहता है कि इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से, ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जाए तो ये भी पूरी तरह से जो है फिट हो जाएंगे। तो ये पहला प्रमाण था। आगे कहता है कि भूगर्भीय प्रमाणों के आधार पर यह देखा गया है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सियन पर्वत के क्रमों में समानता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे कंटिनेंट में यहाँ पर इन दोनों में काफ़ी समानता है। कहता है जैसे उत्तर पूर्वी अमेरिका के अल्पसियन पर्वत श्रेणी एवं आयरलैंड, वेल्स का यूरोप के पर्वत की संरचना में काफ़ी समानता है। तो ये दूसरा तर्क जो है अपने सिद्धांत के पक्ष में दिया गया। आगे देखते हैं। कहता है कि अटलांटिक महासागर के दोनों ओर की भूगर्भीय संरचना लगभग समान है। कहता है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने वाले जीवाश्म तथा वनस्पति के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई गई है। ये सब जो है वेगनर के अपने सिद्धांत के पक्ष में तर्क हैं। फिर कहता है एक ही प्रकार के ग्लेसोप्टिस टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह साबित करता है कि ये सभी कभी न कभी एक ही भूखंड के भाग थे। नेक्स्ट मत में कहते हैं वेगनर कि कार्बोनिफेरस युग के हिमनीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव है जबकि सभी स्थल के भाग एक रहे हों
तथा दक्षिणी ध्रुव जो है ये डरबन के पास रहा होगा। आगे कहता है स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण वे सागर में डूब जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत में जब स्थल भाग एक में मिले थे, मतलब जब स्थल भाग एक था, तो ये जंतु पश्चिम की ओर ही जाया करते थे, लेकिन वर्तमान में जो है वहाँ पर अभी समुद्र है, इसलिए वे पक्षी जो है समुद्र में गिर जाते हैं। नेक्स्ट कहता है भूगणितीय प्रमाण के आधार पर यह बताया गया कि ग्रीनलैंड प्रत्येक वर्ष 20 सेंटीमीटर की दर से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। सागर नीतल के प्रसारण का प्रमाणित हो जाने से इस बात की संपुष्टि हो जाती है कि भूखंड एक दूसरे के सापेक्ष खिसकते हैं। बात करें वेगनर द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के आधार पर मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या करने की भी कोशिश की गई है। क्या है ये? कहता है इनके द्वारा रॉकीज एवं एंडीज पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया कि उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो सीमा परत द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने के कारण इसका अग्रभाग जो है मोड़दार पर्वत में परिवर्तित हो गया। जब ये दोनों महाद्वीप जो है पश्चिम की तरफ जा रहे थे तो सीमा परत के द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न किया गया, जिससे क्या हुआ कि इसका अग्रभाग मोड़दार पर्वत में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार अल्पाइन श्रेणी के पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के बारे में वेगनर द्वारा यह कहा गया कि यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के विषुवतीय रेखा की ओर प्रवाहित होने तथा एक दूसरे की ओर आने के कारण टेथीज भूसन्नति मोड़दार पर्वत में परिवर्तित हो गए। और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है ये हमें अच्छे से जानकारी है कि किस प्रकार से जो है दोनों ओरों से दबाव पड़ा और बीच में जो है हिमालय का निर्माण हो गया। कहता है वेगनर द्वारा पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में परस्पर विरोधी बातें भी कुछ कही गई है। क्या है देखते हैं। कहता है कि प्रारंभ में इनके द्वारा कहा गया कि सियाल आवरण सीमा पर बिना किसी अवरोध के प्रवाहित होते हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि कोई अवरोध नहीं है। पुनः इनके द्वारा यह कहा गया कि सीमा आवरण द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया, जिस कारण से क्या हुआ, महाद्वीप का अग्रभाग मोड़दार पर्वत में परिवर्तित हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दोनों बातें इनके द्वारा कही गई जो कि विरोधाभास है। आगे कहता है वेगनर द्वारा द्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में भी अपने विचार दिए गए। द्वीपों के बारे में इन्होंने क्या विचार दिए हैं तो कहता है इनके द्वारा कहा गया महाद्वीपों के ज्वारीय एवं उत्प्लावन बल के कारण विभिन्न दिशाओं में खिसकने के दौरान इसके कुछ भाग जो पीछे छूट गए द्वीपों के रूप में रह गए। मतलब इसमें मुख्य कार्य जो है इन्होंने ज्वारीय एवं उत्प्लावन बल को माना है। आगे कहता है इस प्रकार उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय जो भाग पीछे छूट गया वे अटलांटिक महासागर के द्वीप के रूप में परिवर्तित हो गए। उसी प्रकार जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो पीछे छूटे हुए भाग से क्यूराइल, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों का निर्माण हो गया। तो इनका ये तर्क था कि ज्वारीय और गुरुत्व बल के कारण जो है उत्प्लावन बल के कारण ये कुछ भाग जो रह गए उनसे ही द्वीप बने हैं। आगे कहता है कि वेगनर के द्वारा कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का भी व्याख्या करने की कोशिश की गई। इनके द्वारा बताया गया कि दक्षिणी गोलार्ध में विशाल हिमावरण का विस्तार हुआ और इस समय दक्षिणी ध्रुव जो है ये डरबन के पास था यानी दक्षिणी ध्रुव पेंजिया के मध्य में था और दक्षिणी गोलार्ध में जब दक्षिण ध्रुव के चारों ओर हिमचादर का फैलाव हुआ तो दक्षिणी गोलार्ध के ब्राज़ील, फॉकलैंड, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में हिम प्रसार हो गया। बाद में महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल भाग अलग हो गया। इसी तरह ग्लेशोप्टेरिस वनस्पति का भी वितरण इन सभी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे वेगनर के द्वारा जो है अपने सिद्धांत के पक्ष में जो है तर्क दिए गए।
लेकिन इन तर्कों में कुछ आलोचनाएं भी हैं। अब जानेंगे उन आलोचना को। देखिए, पहले आलोचना की बात करें तो कहता है कि वेगनर के सिद्धांत की सबसे कड़ी आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि इनके द्वारा पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए परस्पर विरोधी बातें कही गई, जो कि हम लोगों ने पीछे भी देखा। क्या कहा गया? इनके द्वारा कहा गया महाद्वीप यानी सियाल आवरण सीमा आवरण पर बिना अवरोध के प्रवाहित हो सकने में सक्षम था। मतलब सियाल जो है, सियाल लेयर सीमा पर बिना किसी गतिरोध के प्रवाहित हो सकता है। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि सीमा आवरण द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न किया गया सियाल में, जिस कारण क्या हुआ, सियाल आवरण का अग्रभाग जो है मोड़दार पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये दोनों बातें ये ही कह रहे हैं। आगे कहता है कि वेगनर की दूसरी आलोचना इनके द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह के लिए आवश्यक बल के संबंध में जिस प्रकार की संकल्पना दी गई है उसके लिए की जाती है। क्या है ये? कहता है इनके द्वारा दक्षिण अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह के लिए ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना गया। इन्होंने कहा ये जो पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहे हैं दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका, इसके लिए ज्वारीय बल जिम्मेदार है। महाद्वीपीय प्रवाह के लिए वर्तमान ज्वारीय बल से 9 गुना 10 पर पावर 10 गुना ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। इतना बल होगा तभी इनका प्रवाह होगा। और यदि इतना बल जो है महाद्वीपीय प्रवाह के समय होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण जो है 1 वर्ष में ही बंद हो गया होता। तो ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बात को नकार दिया गया। आगे कहता है इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल जरूर गए होंगे, ना कि प्रवाह होगा। आगे कहता है वेगनर द्वारा जिगसॉ फिट की जो परिकल्पना दी गई, इस संबंध में यह कहा जाता है कि अटलांटिक सागर के दोनों ओर की भूगर्भीय संरचना प्रत्येक जगह मेल नहीं खाता है। जब आप बात कर रहे हैं फिट की, तो प्रत्येक जगह ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये सभी जो है प्रमुख आलोचनाएं के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं। आगे कहता है कि वेगनर द्वारा महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा कि किस दिशा में हो रही है तथा तिथि पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला गया है। साथ ही कार्बोनिफेरस युग के पूर्व पेंजिया किस बल के द्वारा स्थिर रहा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप जो है एक बार फिर से देखें, 2 बार 3 बार देखें, फिर बुक को पढ़ें, तो निश्चित ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन कार्यक्रम जो है जारी रहेगा। धन्यवाद।